हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीआर एंड डीआर। मैं ओम चौधरी आपका स्वागत करता हूं। तो आई होप सारे बच्चे अच्छे होंगे, मज़े से पढ़ रहे होंगे और जिसका बैकलॉग है वो अपना बैकलॉग कंप्लीट कर रहा होगा, है ना। तो आओ, आज हम पढ़ेंगे एक डिफरेंट टाइप का टॉपिक जो एनएलएम में पढ़ा जाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस और सूडो फोर्स। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्चुअल में ये हम जो भी पढ़ते हैं उसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। हम एक्चुअल में कैलकुलेट कर पाते हैं या फिर देख पाते हैं कि न्यूटन्स के लोग कहाँ लगाने हैं, नहीं लगाने हैं। ठीक है, मतलब जहाँ पे लग रहे होते हैं वो भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और जहाँ नहीं लग रहे हैं तो वहां पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाता है। तो आओ इसी से रिलेटेड आज हम थ्योरी पढ़ते हैं। देखो, जब भी हम किसी भी मैकेनिक्स में किसी भी क्वेश्चंस की स्टडी करते हैं तो वहां पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का रोल बहुत होता है। डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, लाइक आप अपने घर में बैठे हुए हो, है ना, तो आपको लग रहा है आप रेस्ट में हो, बट एक्चुअल में आप अर्थ के रिस्पेक्ट में या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो। ठीक है, आप अपने आसपास में सोच पा रहे हो, इसलिए आप रेस्ट में लग रहे हो। बट एक्चुअल में कोई आपका दोस्त मून पे जाके बैठ जाए और फिर वो आपको ऑब्जर्व कर रहा हो, तो आप ऐसा नहीं है रेस्ट पे रखोगे, आप क्या है अर्थ के साथ साथ घूम रहे होंगे, है ना। तो वहां पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, वो जो अर्थ है और जो मून है वो पूरा का एक पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया कि कहाँ से ऑब्जर्व कर पा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही हम मैकेनिक्स में ध्यान रखना, दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ पाते हैं। एक होता है आपका इनर्शियल और एक होता है आपका नॉन इनर्शियल। अब इनर्शियल फ्रेम वो होता है जहां पे नॉर्मली न्यूटन्स के लॉ डायरेक्टली अप्लाई होते हैं। जैसे अभी तक के जो भी सारे क्वेश्चंस पढ़े आपने, उनमें सब में न्यूटन्स के लॉ या फिर काइनेमेटिक्स डायरेक्ट लगा पा रहे थे आप। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सोच रहे थे, है ना। तो वो सारे के सारे इनर्शियल फ्रेम में थे। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या है, जहां पे लाइक न्यूटन्स के लॉ नहीं लग रहे हो, है ना, वहां पे कोई अलग फोर्स लग रहा हो जो हमें नहीं पता हो, वो एक हिडन फोर्स हो, है ना। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपको ये दिख रहा है, एक कार दिख रही है यहाँ पे, एक गाड़ी मान लो इसको एक। ठीक है, एक गाड़ी है, यहाँ पे एक गाड़ी बना देता हूँ पहले मैं। ठीक है, 1 मिनट रुको। तो यहाँ पे ऐसे समझो कि एक गाड़ी है जो ए एक्सेलरेशन से चलना स्टार्ट हो गई। ठीक है, पहले रेस्ट पे थी, तो यहाँ पे एक बॉल मैंने लटका दिया है, यहाँ पे एक बॉल मान लो या कोई मास मान लो। ठीक है, तो एम मास एक ऐसा रस्सी से ऐसा लटका हुआ है। ठीक है, अब ये इंसान इसको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक, ये ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये जब रेस्ट पे थी तो ऐसा था, जब ये गाड़ी, ये पूरी की पूरी जो बस है वो ऐसे चलने लगी ए एक्सेलरेशन से, तो हुआ क्या कि ये जो बॉल है वो इधर जाने लग गई, पीछे की तरफ जाने लग गई। और थोड़ी देर बाद में क्या हुआ, जैसे ए एक्सेलरेशन से चलने लगा तो ये देखा गया कि ये जो बॉल है वो इधर इधर हो गई है थोड़ा सा, मतलब पहले हॉरिजॉन्टल थी, अब हॉरिजॉन्टल से इधर चल के ऐसे हो गई है, मतलब इस पोजीशन पे आ गई है वो। इसका मतलब जब बस आगे चल रही थी तो बॉल पीछे जा रही थी। अब बॉल पे तो कोई फोर्स ही नहीं था, फिर भी एक फोर्स लग गया। इसका मतलब कोई ना कोई एक फोर्स ऐसा है जो इनर्शियल फ्रेम में नहीं है, जो न्यूटन्स के लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, तो एक हिडन फोर्स उस पे लग रहा था जो कि उसको पीछे लेके जा रहा था। ठीक है, अब ऐसा, तो उस फोर्स को नाम दिया गया सूडो फोर्स, और ऐसे फ्रेम को नाम दिया गया नॉन इनर्शियल फ्रेम। मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। ठीक है, तो आपको कभी भी ऐसा लगे ना कि यार इस पे तो कोई हिडन फोर्स लग रहा है जो इसको पीछे लेके जा रहा है, वही आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है, याद रह जाएगा। चलो, ओके, तो आओ, तो सबसे पहले हम ये तो दोनों समझ गए कि इनर्शियल फ्रेम जिसमें न्यूटन्स के लॉ लगते हैं और जिसको हम डायरेक्ट ऑब्जर्व कर पाते हैं, जिसपे फोर्स को भी हम समझ पाते हैं कि ये क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है। और जो नॉन इनर्शियल फ्रेम जिसमें न्यूटन्स के लॉ नहीं लग पाते हैं, एप्लीकेबल नहीं होते, लेकिन वहां पे एक हिडन फोर्स लग रहा होता है और उस हिडन फोर्स को सूडो फोर्स बोलते हैं। और सूडो फोर्स की डेफिनेशन है कि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगता है और ये एक हिडन फोर्स होता है, ये एक इमेजिनरी फोर्स होता है, जिसका वैल्यू भी एक्चुअल में जिस ए एक्सेलरेशन से बस जा रही थी इधर ए एक्सेलरेशन से, उतना ही एक्सेलरेशन होता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये ध्यान रखना, मतलब बस इधर जा रही थी ए एक्सेलरेशन से,
तो बस का ए एक्सेलरेशन उतना ही सेम अमाउंट उस ऑब्जेक्ट पे लगता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, तो सूडो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, F इक्वल्स टू एम इंटू ए, जिस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, और ये ए एक्सेलरेशन किसका, नॉन इनर्शियल फ्रेम का, ध्यान रखना, नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन। ठीक है, और किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, ये भी ध्यान रखना, जैसे यहां पे लिखा हुआ ये ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए भाई कि ये ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में है। ओके, तो ध्यान रखना ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये जो मैंने इधर लिख दिया है। ओके, चलो याद रह जाएगा F इक्वल टू एम ए। ठीक है, जैसे ये दे रखा है यहाँ पे, सूडो फोर्स इक्वल टू माइनस एम इंटू ए, ए मतलब ऑब्जर्वर का, या फिर आप बोल सकते हो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन मान सकते हो एक तरह से आप। ठीक है, या ऑब्जेक्ट का मान सकते हो। चलिए जरा ये क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है कि यहाँ पे एक एक इंसान खड़ा था जो मैंने आपको बताया था, और एक बॉल है यहाँ पे। ठीक है, जो कि ये ए एक्सेलरेशन से चलने लगा बस, तो वो पीछे की तरफ चला गया। अब एक्चुअल में पहले इस पे क्या लग रहा था, इस पे ग्रेविटी लग रही थी नीचे जब ये रेस्ट पे था। अब इसके पीछे की तरफ एक एक्सेलरेशन लग रहा होगा, तो वो कितना लग रहा होगा, सेम अमाउंट में जितना इस पे एक्सेलरेशन लग रहा था, जितना इस पे पहले एक्सेलरेशन लग रहा था उतना ही एक्सेलरेशन अब लग रहा होगा। मतलब इस पे ए एक्सेलरेशन लग रहा था, तो अब ए एक्सेलरेशन इस पे लगेगा इधर की डायरेक्शन में। ठीक है, ये ए एक्सेलरेशन लग रहा था इस पे। ठीक है, अब देखो एक्चुअल में इस पे जी नीचे लग रहा था और ए इधर लग रहा है, तो रिजल्टेंट किधर आएगा, सोचो रिजल्टेंट किधर आएगा, ये ए इधर लग रहा है और जी इधर लग रहा है, तो आप खुद सोचो कि ए इधर लग रहा है, जी इधर लग रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, जिसको जी डैश बोल देते हैं हम। ठीक है, तो ये एक्चुअल में ये इधर लेके जाएगा, जी डैश की डायरेक्शन ये है, तो ये इस डायरेक्शन में बैलेंस हो रहा होगा, इस डायरेक्शन में इस पे एक एक्सेलरेशन लग रहा होगा, इसलिए ये थीटा एंगल पे आ जाता है। मतलब ये थोड़ी देर बाद में, पहले तो ऐसा था फिर ऐसा हो जाएगा थोड़ा सा, समझ गए। तो वही देखना है कि हमें वो कैसे निकालें हम, या तो वो थीटा पूछेगा, देखो यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड द थीटा। ठीक है, पेंडुलम का थीटा कितना है यदि इक्विलिब्रियम में है तो। ठीक है, और कैलकुलेट टेंशन, टेंशन भी कैलकुलेट करनी है। तो बताओ ये थीटा है, तो यहाँ पे आप बनाओ ऐसे प्लस बना लो, और ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा एंगल होगा, ये होगा ना यहाँ पे, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, तो इसका इक्विलिब्रियम डायग्राम कैसे बनाओगे तुम, देखो टेंशन हमें पता है ऊपर की तरफ लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे थीटा आ गया, ये एम ए इधर लगा हुआ है, एम जी नीचे लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको बैलेंस करोगे, इसकी एफ बी डी ये रहेगी, तो इसको कंपोनेंट क्या बनाओगे, इस टी, ये हमारा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में नहीं है, तो इसके कंपोनेंट कर लेते हैं। कंपोनेंट करोगे तो इधर क्या जाएगा, टी कॉस थीटा, और इधर क्या जाएगा, टी साइन थीटा। ठीक है, तो इसका काम खत्म। अब आ गया टी कॉस थीटा और इधर टी साइन थीटा। अब बताओ क्या आप इधर लिख सकते हो, इधर लिख सकते हो क्या, क्या टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, बिल्कुल, और एक आ जाएगा टी साइन थीटा इक्वल टू एम ए, है ना भाई, आ जाएगा बिल्कुल। तो अब बताओ यहां से तुम निकाल सकते हो इसका, तो आप निकालोगे, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड दे देना, तो देखो फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड दे देना, या सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड दे देना। तो सेकंड का फर्स्ट में डिवाइड दोगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाता है, टेन थीटा, टी से टी कट गया है, तो और इधर क्या आ जाएगा, एम ए अपॉन एम जी, तो एम एम से भी कट गया, तो ए अपॉन जी आ गया। मतलब ये एंगल आ रहा होगा आपका, इतना एंगल आ रहा होगा आपका, ये एंगल की वैल्यू आ गई यहाँ से एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करना है आपको, तो यहाँ पे थीटा निकल जाएगा। ठीक है, अब वो टी भी पूछ रहा था आपसे, टी पूछ रहा था, जब एंगल की वैल्यू आ गई तो कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दो, लाइक आप पहली वाली इक्वेशन में पुट कर दो, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, है ना, तो बताओ टी इक्वल टू क्या लिखोगे, एम जी अपॉन कॉस थीटा, तो यहां से आप टी भी कैलकुलेट कर लेना।
कर लोगे जब थीटा पता है तो, और नहीं पता है तो आप टी का बैलेंस फोर्स भी निकाल सकते हो। इसका दूसरा, ये एक तो तरीका ये है, थीटा निकाल लो और देन इसके बाद में ऐसे कैलकुलेट कर लो। इसका दूसरा तरीका ये है कि जो आपका यहाँ पे दिख रहा है ना फोर्स, ये ऑब्जेक्ट आपका, टेंशन इधर था, तो इधर एक फोर्स लग रहा था आपको जो इसको बैलेंस कर रखा था। कौन सा? एम जी डैश, है ना, ये यहाँ पे दिख रहा है ना एम जी डैश। तो टी ऊपर लग रहा था और एम जी डैश नीचे लग रहा था, वही तो उसको बैलेंस कर रखा होगा। तो आप यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हो कि टी इक्वल टू एम जी डैश। बट एम जी डैश क्या होगा? अब देखो ए और जी 90 पे हैं, तो आप एम जी डैश एम जी डैश, इसको जी डैश को क्या लिख सकते हो? रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पता है क्यों? क्योंकि दोनों 90 पे हैं, ये दोनों 90 पे हैं, दो वेक्टर 90 पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट ऐसे आता है, जी डैश इक्वल टू रूट ऑफ जी स्क्वायर ए स्क्वायर। समझ गए? समझ गए ना? तो मैंने दो तरीके बताए यहाँ पे, ठीक है, जो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये दोनों तरीके, कि एक तो टी का मतलब एफबीडी बना के कर सकते हैं हम, और एक हम ऐसे बैलेंस कर सकते हैं। समझ गए ये वाला तरीका? ये ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। अब जैसे देखो, ऐसे क्वेश्चन कई बार टिपक जाते हैं कि एक वेज है और उसके ऊपर है ना एक ऐसा छोटा सा ब्लॉक रखा हुआ है ना, तो बताओ इस ब्लॉक को कितने ए एक्सेलरेशन से चलाएं ताकि वो स्टेशनरी रहे, ठीक है, अपनी जगह ही रेस्ट पे रहे, मतलब वेज के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पे रहे। तो बताओ इस ब्लॉक को आप इधर लेके जाओगे, ये वाला जो ब्लॉक है इधर जाएगा, आपकी मतलब ब्लॉक जिधर मास रखा हुआ है उसी डायरेक्शन में जाएगा तो रुक पाएगा। पीछे की साइड चला गया, मतलब इधर चला गया ये, तो ये तो नीचे गिर जाएगा। तो इसका मतलब इस वाले को इधर चलना पड़ेगा ताकि इस पे एक सूडो फोर्स लग सके और वो इधर रोक सके इसको, है ना, पता है ना। जब इस पे इधर ए एक्सेलरेशन लगेगा तो ये वाला ऑब्जेक्ट इस पे एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ जाएगा, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में इधर की साइड इस पे ए एक्सेलरेशन लग जाएगा, जितना ये होगा उतना ही इस पे लग रहा होगा, है ना। तो वो ए एक्सेलरेशन, अब ये नीचे तो एम जी साइन थीटा, तो इसको नीचे लेके आने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन ये ए एक्सेलरेशन का कोई ना कोई एक कंपोनेंट इधर आएगा, जो भी है एम ए कोस थीटा एम जी एम कोस थीटा या एम ए साइन थीटा, तो वो कंपोनेंट एम जी साइन थीटा को बैलेंस करेगा और इसको रोक के रखेगा। समझे क्या बोला मैंने? मैं बोल रहा हूँ इसको इधर तो चला नहीं सकते, क्योंकि इधर चलाओगे तो इस पे सूडो फोर्स इधर लगेगा, ये तो नीचे गिर जाएगा। तो हमें इसको इधर ही चलाना पड़ेगा ताकि इस पे सूडो फोर्स इधर लग सके, और सूडो फोर्स लग सके ताकि वो बैलेंस हो सके, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक एफबीडी बनाता हूँ इस तरीके की, कि मान लो ये तो आपका वेज है जो ए एक्सेलरेशन से इधर जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उस पे किधर लगेगा, ए एक्सेलरेशन इधर लगेगा। अब यहाँ पे बताओ ये थीटा है, तो क्या ये भी थीटा होगा? यहाँ पे ये थीटा है, तो क्या ये भी थीटा होगा? अरे इधर थीटा है ना, तो वो भी थीटा ही होगा, बिल्कुल, है ना। तो अब बताओ इधर ए लग रहा था, स्मॉल एम आपका मास था इसका, तो इधर एक फोर्स लगेगा, कितना लगेगा? एम ए कॉस थीटा। अब बताओ वेज भी एक इधर फोर्स लग रहा था ग्रेविटी की वजह से, वो कितना लग रहा था? याद करो किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना लगता है, एम जी साइन थीटा। याद आया? एम जी इधर लगता था, एम जी कॉस थीटा इधर लगता था, तो एम जी कॉस थीटा इधर लगता था और एम जी साइन थीटा इधर लगता था। इसके भी दो कंपोनेंट कर सकते हो आप, एक के भी। एक एक कैसे? जैसे एक तो ये आ गया आपका, एक तो ये आ गया है एम ए कॉस थीटा, और एक इधर आ जाएगा कितना, वापस एम ए साइन थीटा। बट ये तो नॉर्मल के काम आएंगे हमारे, ये तो इधर जो नॉर्मल आएगा ना उसमें काम आएंगे। तो नॉर्मल भी तुम्हें पूछ ले तो तुम लिख देना कि एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी एम ए साइन थीटा,
बट नॉर्मल तो पूछ रहा नहीं है। हमें क्या करना है, इसको रेस्ट पे रखना है। रेस्ट पे रखना है मतलब इस फोर्स को इस फोर्स के बराबर करना पड़ेगा तुम्हें। देखो मैंने क्या किया है, ए एक्सेलरेशन लगाया है, mg इधर लग रहा था, mg का कंपोनेंट करेंगे तो इधर इधर आएंगे दो कंपोनेंट, तो ये कंपोनेंट mg sin थीटा आता है, फिक्स है वेज में। अब ए एक्सेलरेशन इधर सूडो फोर्स इस पे ऐसा लगा, तो आपका एक ma cos थीटा इधर आएगा और ma sin थीटा इधर आएगा। तो ये वाला जो फोर्स है इसको बैलेंस कर रहा होगा, तभी जाके ये रेस्ट पे रह सकता है, क्योंकि ये स्लाइड कैसे करेगा, वेज के साथ साथ। तो ये वाला फोर्स इसको बराबर करेगा, बैलेंस करेगा, तभी हो सकता है ऐसा। तो हम इसकी रेस्ट वाली कंडीशन के लिए क्या करें, हम एम ए कॉस थीटा को किसके बराबर कर देंगे, एम जी साइन थीटा के। समझ गए कौन से फोर्सेस को मैंने बैलेंस किया है, इस वाले फोर्स को इससे बैलेंस, ताकि ये रेस्ट पर रुका रहे। अब बताओ वो ए पूछ रहा था आपसे, तो क्या यहां से ए निकाल लोगे, एम से एम कैंसिल, ए निकलेगा जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब टेन थीटा। वापस वैसी ही कंडीशन बन गई, टेन थीटा इक्वल टू ए अपॉन जी, अभी लास्ट में आया था, है ना। तो कई क्वेश्चन में ऐसे ही कंडीशन बनती हुई दिखाई दे रही होगी, या तो ए इक्वल टू जी कॉस थीटा आ रहा होगा या जी कॉट थीटा आ रहा होगा, ठीक है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। समझ गए, हाँ भाई समझ गए। अब देखो ये वाला क्वेश्चन में ना ऊपर वाले से ही रिलेट करता हुआ है, ये बोल रहा है कि बताओ इसको कितना एक्सेलरेशन प्रोवाइड करे कि जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो क्या हो जाए, फ्री फॉल लगता हुआ दिखाई दे। अब फ्री फॉल का मतलब है कि देखो यहाँ पे जो हमने ऊपर बनाया था ना, ये मैंने इधर लिख दिया था नॉर्मल के लिए, भाई नॉर्मल भी पूछ ले तो, और वो उस क्वेश्चन में नॉर्मल से रिलेटेड ही पूछा है, बट इनडायरेक्टली पूछा है वो आपसे। अब देखो नॉर्मल से कैसे इनडायरेक्टली पूछा है वो, आपको ये पता होना चाहिए कि जो फ्री फॉल हो रहा है, फ्री फॉल का मतलब है, इसका मतलब है कि इनके बीच में जो कांटेक्ट है ना, वो कांटेक्ट छूट गया है, तो वो है ना ब्लॉक ऐसे जा रहा होगा और वो नीचे जा रहा होगा, मतलब नॉर्मल की वैल्यू वहां पे जीरो हो जानी चाहिए, तो पता चल जाएगा हमें, है ना। ठीक है, तो आप क्या करो उसके लिए, डायरेक्शन तो खैर उल्टी कर देना, बट कंडीशन वही बनेगी आपकी, ठीक है। तो आप देखो सोचो खुद एक बार कि यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू जीरो कर दे हम, जीरो कर दे तो बताओ क्या आएगा, बट डायरेक्शन थोड़ी उल्टी करनी पड़ेगी। देखो वही सिमिलर कॉन्सेप्ट वही है, इसको ए एक्सेलरेशन से चलाएंगे तो इस पे ए इधर मिलेगा, ए इधर मिलेगा, तो इसके वापस दो कंपोनेंट करोगे आप, क्या क्या बना देता हूं मैं, इसी पे बना देता हूं, ठीक है। ए एक्सेलरेशन इधर मिला इसको, तो इधर क्या लगेगा बताओ, इधर इसका नॉर्मल रहेगा और इधर ही इसका ए का कंपोनेंट रहेगा। अच्छा ये थीटा है तो इधर भी थीटा होगा, है ना। तो इधर क्या आएगा, इधर आएगा आपका ए साइन थीटा और इधर ए कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट ऑलरेडी चल रहा है इसका इधर, कौन सा, एम जी साइन थीटा, है ना। अब एम ए फोर्स लगेगा इस पे, तो एम एम से मल्टीप्लाई कर देना, एम ए और इधर भी एम ए, और इधर क्या लग रहा होगा इसका, इधर नॉर्मल इसकी ग्रेविटी की वजह से लगता है एम जी कॉस थीटा, है ना। तो एम जी के देखो, एम जी के मैंने दो कंपोनेंट किए, एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा, काम खत्म। फिर ए एक्सेलरेशन इसको दिया तो इसको इधर मिलेगा एक्सेलरेशन, तो वो कितना होगा एम इंटू ए, एम इंटू ए। अब इसके कंपोनेंट करेंगे तो इधर थीटा है इस बार, तो इधर क्या आएगा, इधर आएगा एम ए कॉस थीटा और इधर आएगा एम ए साइन थीटा। अब बताओ एम ए साइन थीटा प्लस एन इक्वल टू कितना होना चाहिए, एम जी कॉस थीटा के, है ना। तो हम नॉर्मल से रिलेट करेंगे इस बार फ्री फॉल के लिए, तो देखो हम लिख सकते हैं एन प्लस एम ए साइन थीटा इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। पता है ना इसकी डायरेक्शन भी इधर क्यों रखा हमने, मतलब वेज की उल्टी डायरेक्शन क्यों रखा, क्योंकि इधर रखते तो वो कभी उसके कांटेक्ट उसका जीरो होता ही नहीं, वो फ्री फॉल होता ही नहीं कभी, तो उल्टा चलेगा ना, तो वो धीरे 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 गिरता हुआ दिखाई दे रहा होगा, और उसको फ्री फॉल करवाना है मतलब उसका कांटेक्ट
छुड़वाना है। आप कांटेक्ट छुड़वाओगे तभी तो जीरो कर पाओगे। अब कांटेक्ट मतलब कांटेक्ट फोर्स कौन है यहाँ पे, नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की वैल्यू जीरो कर दो तो इनका कांटेक्ट जीरो हो जाएगा, इनके बीच में कांटेक्ट ही नहीं रहेगा, तो वो फ्री फॉल गिर रहा होगा। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पे जो आप ये दिख रहा है आपको n, इसकी वैल्यू जीरो कर दो, है ना, फ्री फॉल के लिए। फ्री फॉल के लिए n की वैल्यू जीरो करेंगे हम, तो क्या लिख दोगे बताओ, यहाँ पे एम ए साइन थीटा इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, एम से एम कट जाएगा, ए इक्वल टू क्या आया यहाँ पे, ए इक्वल टू आया साइन थीटा को उधर भेजोगे तो जी अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, या तो कॉट थीटा लिख दो, या तो कॉट थीटा लिख दो, या फिर जी अपॉन टेन थीटा लिख दो, जो तुम्हें ऑप्शन में आंसर दिखे उसके अकॉर्डिंग आंसर दे देना। बट ये इसकी कंडीशन बन गई, समझ गए। तो यहाँ पे इस बार नॉर्मल को काम लिया है हमने, ओके, समझ गए। तो ये दोनों डिफरेंट टाइप के दोनों केसेस थे जो आपको आने चाहिए। सूडो में यही सोचना है आपको कि ऑब्जेक्ट को कैसे चलाए और उसका अपोजिट फोर्स उसको कैसे दे, अपोजिट डायरेक्शन में उसको एक्सेलरेशन कैसे दे, और उस ऑब्जेक्ट का मास और वो एक्सेलरेशन सूडो फोर्स को दिखा रहा होगा। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे ये दिखा रहा था आपको सूडो फोर्स, ठीक है, क्योंकि हम ए एक्सेलरेशन से इधर को चला रहे थे तो इस पे इधर मिल रहा था। सूडो फोर्स लेना है, उसके कंपोनेंट करना है, जो बैलेंस पूछ रहा है भाई रोक के रखना है, फ्री फॉल करवाना है, फ्री फॉल करवाए तो n को जीरो कर दो, और यदि उसको रोक के रखना है तो हॉरिजॉन्टल में मतलब उस प्लेन के अकॉर्डिंग जो फोर्स लग रहे थे उनको बैलेंस कर दो। समझ गए। चलो नेक्स्ट, अब देखते हैं वेट मशीन। अब तो वो वेट मशीन भी आपको पता है ना, आपका जो भार मेजर करती है, आप बोलते हो ना वेट मशीन मेरे में तो इतना केजी मास है, मतलब इतना वेट है मेरा, है ना, तो एक्चुअल में उसमें रीडिंग, एक्चुअल में वो फोर्स की रीडिंग ही लेती है, मतलब आपका m का वैल्यू नहीं लेता, वो m इंटू जी का वैल्यू लेता है, लेकिन बाद में उसमें रीडिंग ऐसे फिट किया जाता है कि 10 का डिवाइड दे देते हैं हम। मान लो आप में 70 kg है, तो एक्चुअल में जो मशीन रीड कर रही होगी ना, वो कितना कर रही होगी, जो रीडिंग शो होती है वो अलग है, जो रीड करती है वो अलग है, तो उस पर क्या होता है m इंटू जी, एम जी लगता है, तो वहां पे जो फोर्स है वो कितना लगा m इंटू जी, मतलब 70 kg के आप 10 लगा, 700 न्यूटन लग रहा है आपका, इसका मतलब आपका वेट 700 न्यूटन है, न्यूटन में बात करें तो। लेकिन उसमें क्या करते हैं हम, जब रीडिंग करते हैं तो 10 का डिवाइड देते हैं, मतलब जी का डिवाइड देते हैं, ये 9.8 का जो भी, ठीक है, उससे हमें क्या रहता है, उससे मान लो 700 आया ना, डिवाइड बाई 10, 10 से 10 कटा, 0 से कटा, तो 70 kg, तो आपको जो रीडिंग दिखा रहा होता है ना वो केजी में दिखा रहा होता है, 70 kg। समझ गए। एक्चुअल में आपकी बॉडी वहां पे 700 न्यूटन लगा रही होती है उस पर फोर्स। ठीक है, तो चलो, तो वेट मशीन में ध्यान रखना, कभी भी जब भी वेट मेजर करते हैं, वेट मेजर करने की रीडिंग करने का जो तरीका होता है वो ये होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये वो तरीका है जहां पे हम रीडिंग करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और एक्चुअल में ये हमारा वेट होता है, ध्यान रखना, और यहां पे वेट भी ध्यान रखना दो तरीके के होंगे। जो हमारी बॉडी या फिर जो भी मशीन है वो आपका नॉर्मल को मेजर करती है, ध्यान रखना। जब भी वेट मशीन पे आप खड़े होते हो, ठीक है, तो उसके ऊपर आपने mg इधर लगाया तो उस पे नॉर्मल मिला, तो एक्चुअल में उस नॉर्मल को काउंट कर रही होती है, क्योंकि नॉर्मल की वैल्यू mg के बराबर होती है। तो नॉर्मल एक्चुअल में नॉर्मल फोर्स कितना आया, नॉर्मल mg के बराबर, नॉर्मल को mg के बराबर तो करते हो, तो एक्चुअल में ये रीडिंग हो रही होती है, ध्यान रखना। ठीक है, अब ये पूरा पूरा सिस्टम रुका हुआ है, आप इस वेट मशीन को रोक के करते हो ना, तो नॉर्मल एक्चुअल के वेट के बराबर ही आता है आपका, और फिर इसमें भी जी का डिवाइड दे देते हैं, तो जो मशीन की रीडिंग होती है, ठीक है, वो आपकी ये रीडिंग आ रही होती है, ध्यान रखना। मशीन की रीडिंग यहाँ पे जी से जी कट जाता है, एन वाई जी बोल दो या फिर एम बोल दो, ये मशीन की रीडिंग होती है, ध्यान रखना। मशीन की रीडिंग ये होती है। अब ये मशीन की रीडिंग हो तो गई, हमें ये तो पता चल गया कि नॉर्मल, जो भी नॉर्मल, ये देखो यहाँ पे फॉर्मूले में नॉर्मल डिवाइड बाई जी होगा हमारा। अब एक्चुअल में नॉर्मल क्या चेंज हो सकता है, बिल्कुल चेंज हो सकता है।
आप ये समझो, नॉर्मली आप किसी डॉक्टर पे क्लिनिक पे जाते हो तो वेट मशीन रखी होती है, आप वेट मेजर करते हो तो ठीक है, आपका जितना वेट होता है उसमें जी का डिवाइड लग के आपको वैल्यू दिखा रहा होता है, जैसे 60 केजी 70 केजी जितना भी है आपका, ठीक है, 50 केजी। बट एक्चुअल में उसी मशीन को आप लिफ्ट में ले जाके चेक करो तो आपका वेट अलग अलग आ सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे जो मशीन है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ जाती है। एक्चुअल में लिफ्ट मान लो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, ठीक है, तो तुम्हारी बॉडी या फिर जो मशीन है उस पे क्या है, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में, उस पे वो ए एक्सेलरेशन उल्टी डायरेक्शन में लगेगा नीचे, और तुम्हारी बॉडी का जी ग्रेविटी भी है नीचे की तरफ लग रहा है और ए भी नीचे की तरफ लग रहा है, तो उसको ए प्लस जी हो जाता है वहां पे एक्सेलरेशन, तो मतलब बढ़ गया। एम से मल्टीप्लाई करोगे ए प्लस जी को तो बढ़ जाएगा। पहले एम जी वेट मेजर कर रहा था, अब एम प्लस ब्रैकेट जी प्लस ए वेट मेजर कर रहा है। इसका मतलब आपका 70 की जगह 100 के जी 120 के जी दिखाने लग जाएगा यदि ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है तो। और वही लिफ्ट नीचे आ रही हो ए एक्सेलरेशन से तो मशीन पे किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, सूडो फोर्स। तो ऊपर की तरफ लगेगा, जी नीचे लग रहा है वो ऊपर लग रहा है, तो जी माइनस ए, कुछ ना कुछ कम हुआ, तो एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपका 70 से हो सकता है 30 केजी दिखे, आपको लगे अरे वाह मैं तो बिल्कुल हल्का हूं, है ना। और मान लो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है लिफ्ट, उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो सूडो फोर्स भी नहीं आएगा वहां पे। जितना तुम्हारा एक्चुअल वेट है उतना ही अपेरेंट वेट होगा, समझ गए, मतलब तुम्हें एक्चुअल वेट दिखाई दे रहा होगा। तो ये तीनों केस है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, ए है ही नहीं, ए है ही नहीं तो सूडो आएगा नहीं, तो जितना वेट है एक्चुअल वेट अपेरेंट वेट के बराबर होगा। दूसरा है लिफ्ट ऊपर जा रही है तो नीचे की तरफ लगेगा, जी भी नीचे ए भी नीचे। चलो डायग्राम से समझते हैं। पहला केस है, इफ लिफ्ट इज एट रेस्ट, रेस्ट या मूविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जो मैंने एक केस बताया आपको। इसका मतलब ये वी से जा रही है, ए इसका 0 है, चाहे वो नीचे जाए ऊपर जाए या फिर रेस्ट में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका एक्चुअल वेट mg रहेगा और अपेरेंट वेट भी mg ही रहेगा, ध्यान रखना। तो इस केस में ध्यान रखना, आपका एक्चुअल वेट mg है और जो अपेरेंट वेट आएगा वो भी mg ही रहेगा, मशीन उतना ही मेजर कर रही होगी क्योंकि एक्सेलरेशन आ रहा ही नहीं है, सूडो फोर्स लग रहा ही नहीं है, ठीक है। तो इस केस में ध्यान रखना, एक्चुअल वेट अपेरेंट वेट के बराबर, ठीक है, सिंपल, पहला केस है। क्योंकि ए 0 है, यहाँ पे ए 0 है तो ओनली ऑन मशीन पे, इस पे जो इंसान है उस पे जो नॉर्मल लग रहा होगा वो ऊपर लग रहा होगा और ओनली mg नीचे लग रहा होगा, और n की वैल्यू क्या हो रही होगी यहाँ पे, mg, और इसका मतलब हमारा जो वेट है वो n के बराबर और n किसके बराबर, mg के बराबर, सिंपल, ठीक है। इसलिए ये दोनों बराबर बराबर आ गए, ठीक है। सेकंड केस देखते हैं हम, ठीक है। सेकंड केस में मान लो, मैं इधर बताता हूं, सेकंड केस में एक्सेलरेट अपवर्ड, ऊपर जा रही है, तो मान लो लिफ्ट आपकी ऊपर जा रही है ए से और आप अंदर बैठे हो, ठीक है, तो वेट मशीन पे ए किधर लगेगा, तो वेट मशीन पर, सुनो इधर, वेट मशीन पर ए किधर लगेगा, नीचे की तरफ, और जी किधर लग रहा है, वो भी नीचे की तरफ, तो ए नेट कितना आएगा आपका, बताओ, ए नेट कितना आएगा, ए प्लस जी, ठीक है। इसका मतलब नॉर्मल कितना लगेगा यहाँ पे, नॉर्मल ऊपर की तरफ, तो नॉर्मल कितना लगेगा, एम जी प्लस एम ए, अरे दोनों का लग रहा है ना इधर ही, एम जी भी इधर, एम ए भी इधर, तो इसके बराबर ही तो होगा नॉर्मल आपका, तो नॉर्मल की वैल्यू ये रहेगी। इसका मतलब जो वेट होगा वो क्या होगा, नॉर्मल के बराबर, तो एम जी प्लस ए, ये अपेरेंट वेट आया आपका, और एक्चुअल वेट कितना था आपका, एम जी, अरे तो एम जी से तो बढ़ गया ना ये,
इसका मतलब एपरेंट वेट आपका एक्चुअल वेट से बढ़ जाता है। ये चीज समझा रहा था मैं आपको कि जब भी एक्सेलरेशन ऊपर जाएगी तो लिफ्ट एक्सेलरेशन इस पे लगेगा डाउनवर्ड, तो इसका एपरेंट वेट बढ़ जाएगा। ओके, छोटी सी चीज थी, समझ जाना। ठीक है, अब मान लो डाउनवर्ड है, इसका डायग्राम नहीं है, कोई बात नहीं, सुनो इधर। डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड के लिए क्या करोगे? डाउनवर्ड के लिए भी तुम मान लो कि आपकी जो लिफ्ट है वो कैसे जा रही है? नीचे की तरफ जा रही है ए से, और आप अंदर बैठे हो वेट मशीन लेके। ठीक है, तो आपके ऊपर कैसे लगेगा? मशीन और आप किस में हो? नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो, तो आपके ऊपर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ लगेगा। अच्छा, ग्रेविटी किधर लग रही थी? नीचे की तरफ लग रही थी। नॉर्मल कैसे लगेगा? नॉर्मल तो सर ऊपर ही लगता है। अच्छा, यहाँ पे फोर्स कैसे लग रहे हैं? इस बार mg इधर लग रहा है और ma ऊपर लग रहा है, एक ma फोर्स भी ऊपर ही लग रहा है। इस बार n प्लस ma इक्वल टू mg हो रहा है। इसका मतलब n कितना आ गया यहाँ पे? mg माइनस ma। इसका मतलब जो नॉर्मल है वो mg माइनस a हो गया। इसका मतलब नॉर्मल आपका कम हो गया पहले से, समझ गए? इसका मतलब जो एक्चुअल वेट एपरेंट वेट है वो आपका यही है, ध्यान रखना, mg माइनस a। तो ये तो कम हो गया ना, और एक्चुअल वेट कितना था? एक्चुअल वेट था आपका mg। अरे तो mg से कम ही हो गई ना वैल्यू, कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, ये देखो माइनस हो रहा है ना ये। तो यहाँ पे g 10 है और यहाँ पे g की वैल्यू 10 है और a की वैल्यू 2 मान लो, तो ये 8 हो गया। तो 8 और 10, एक तो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, कौन बड़ा? आपका एपरेंट वेट कम होगा, एक्चुअल वेट ज्यादा होगा। तो इस वाले केस में एक्चुअल वेट ज्यादा होता है। ठीक है, और अब एक स्पेशल कंडीशन और बना देते हैं हम कि सर मान लो लिफ्ट आपकी है ना नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन जो है वो जी के बराबर हो जाए, तो फिर इंसान को क्या लगेगा? मतलब आपकी जो लिफ्ट है वो 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे जा रही हो। ठीक है, तो इसका मतलब है उस टाइम जो इंसान होगा उसकी बॉडी पर नीचे की तरफ क्या लग रहा है? ए, मतलब नीचे की तरफ लग रहा है जी, और ये लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है, तो इस पे सूडो फोर्स की वजह से ऊपर लगेगा एक्सेलरेशन ए, जिसकी वैल्यू है जी। तो ए नेट कितना आया? ए नेट इतना आया, बताओ ए नेट कितना आया सर? जी माइनस ए, जी माइनस ए, लेकिन ए की वैल्यू खुद की वैल्यू जी है, तो जी माइनस जी। इसका मतलब कितना आया? जीरो। मतलब ए नेट ही जीरो आ गया। ए नेट जीरो आ गया तो नॉर्मल कितना आएगा? जीरो। नॉर्मल जीरो आएगा तो इसका मतलब वेट कितना आएगा? जीरो। मतलब अपेरेंट वेट आपका जीरो हो जाएगा। आपको ऐसे लगेगा कि आप में वेट ही नहीं है, वेटलेस फ्री होगा। कभी कभी देखा होगा ना, बड़े वाले वो जो झूले होते हैं उसमें जब नीचे की तरफ आ रहा होता है ना, तो एक दो सेकंड के लिए हमें ऐसा लगता है कि हमारे में वेट ही नहीं है, एकदम हल्का लगता है हमें। उस टाइम क्या हो रहा था, वो मशीन जो आती है वो ग्रेविटी के एक्सेलरेशन से रिलेटेड उतना एक्सेलरेशन हो रहा होता है उस टाइम। ठीक है, तो जब वो नीचे आ रहा होता है ना, तो हमारी बॉडी पे नॉर्मल जीरो हो जाता है, इसलिए हमें ऐसे लगता है कि हमारे में वेट ही नहीं है, वेटलेस लगता है हमें। ध्यान रखना, ठीक है? तो उस टाइम ध्यान रखना, अपेरेंट वेट आपको फ्री फील होगा कि वेटलेस है हम, बट एक्चुअल में है नहीं, बट लगता है हमें, फील होता है ऐसा। ठीक है, चलो, सब जगह फिजिक्स है, ध्यान रखना। समझ गए यहां तक की कहानी? आ जाओ अब आगे। अब देखो फ्रिक्शन, ठीक है? तो ये फ्रिक्शन के अंदर आप हमेशा ध्यान रखना, फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन मोशन को रोकता है? नहीं, मोशन को नहीं रोकता है, हमेशा रिलेटिव मोशन को रोकता है वो। मान लो एक चीज पे ऐसे कोई चीज रुक रही है ना, धीरे 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 चलते हुए, तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, हम ये नहीं बोल सकते। हम ये बोलेंगे इसके बीच में, इसके बीच में जो मोशन हो रहा है ना उसको रोकता है। हो सकता है दोनों ही चल रहे हो तो फ्रिक्शन लग रहा है, कोई जरूरी नहीं है। इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन को रोकता है, मोशन को नहीं रोकता, रिलेटिव मोशन को।
अब ये मान सकते हैं हम कि आपका जो दूसरा ग्राउंड है, ग्राउंड मान लो या कोई भी सरफेस मान लो, जो रुका हुआ है उसकी वेलोसिटी 0 है, मतलब वो मूव नहीं हो रहा, लेकिन उसके रिलेट में कर रहे हैं हम, ध्यान रखना। तो ये रिलेटिव मोशन को हमेशा अपोज करता है, मतलब रोकता है, ठीक है, रजिस्ट करता है, ठीक है। तो अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज, ये ध्यान रखना, ओके, याद रह जाएगा कि हमेशा रिलेटिव, ये क्या है, हमेशा रिलेटिव मोशन को या टू बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, मतलब, ठीक है, दो बॉडीज के बीच में। और ये इसके बीच में कॉजेज अलग अलग है। एक वर्ल्ड व्यू है कि ये मतलब ऐसी टेंडेंसी रखता है, या दो सरफेस के बीच में इरेगुलर सरफेस होने की वजह से, रफ सरफेस होने की वजह से कुछ न कुछ अपोज करने का कोशिश करता है रिलेटिव मोशन को। मॉडर्न व्यू क्या है कि इनके बीच में, दोनों सरफेस के बीच में जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, दोनों सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स लगता है, जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट होते हैं और चिपक जाते हैं, ठीक है। ये मॉडर्न व्यू है। बेसिक चीजें आपको ध्यान रखना है कि एक्चुअल में रोकता है। जो भी सारी दुनिया में अपनी अर्थ के ऊपर जो भी चीजें रुकी हुई, वो सारी मैक्सिमम चीजें आपकी फ्रिक्शन की वजह से रुकी हुई। जैसे आप बैठे हुए हो, मैं बैठा हुआ हूँ, लैपटॉप रुका हुआ है, टैब रुका हुआ है, ये सारी चीजें क्या है, फ्रिक्शन की वजह से ही रुकी हुई है ना। चलो, फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो सारी चीजें ऐसे इधर उधर गिरती रहेगी, कोई चीज स्टेबल ही नहीं होगी। तो फ्रिक्शन बहुत काम की भी चीज है, ठीक है, इसके लिए इसके एडवांटेज भी है तो इसके लिमिटेशंस भी है। कई जगह बेकार भी चीज होता है ना। जैसे ट्रक के टायर वगैरह, उन्हें उनमें जहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा होता है तो वहां पे घिसाई ज्यादा होती है तो फ्रिक्शन की वजह से कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी डेवलप होती है, हीट डेवलप होती है, वो मटेरियल खराब हो जाता है जल्दी से, फिर उसको बचाने के लिए ग्रीस वगैरह लगाते हैं, है ना। तो वो वहां पे लॉसेस का भी काम करता है ना। तो इसके कुछ फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी है। चलो, एक्चुअल में ये जो फ्रिक्शन है, ध्यान रखना, जो फ्रिक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, दो चीजों पे ध्यान रखना। एक तो सरफेस एरिया, कितना सरफेस एरिया उसके कांटेक्ट में है। दूसरा, उसका नॉर्मल कितना है, मतलब कांटेक्ट पे डिपेंड करता है तो कांटेक्ट फोर्स पे डिपेंड करेगा। कांटेक्ट फोर्स कौन है यहाँ पे, नॉर्मल। ध्यान रखना, दो सरफेसेस के बीच में कांटेक्ट फोर्स कौन सा होता है, नॉर्मल, ध्यान रखना, ठीक है। तो फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, लाइक आपको याद रखने हैं ये चीज। तो एक तो एरिया पे कि कितना एरिया कवर कर रखा है और कितना एरिया कांटेक्ट में है, ठीक है, एक तो ये याद रखना है आपको। और दूसरी चीज कि उसका एरिया से रिलेटेड होता है अपना कांटेक्ट फोर्स कौन है यहाँ पे, नॉर्मल। तो ध्यान रखना, फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नॉर्मल रिएक्शन या फिर एन, ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है, ओके। समझ गए। यहाँ पे अलग अलग मैंने कुछ बॉडीज दी है, अब इसमें आपको बताना है कि बताओ फोर्स किधर लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा होगा, ठीक है। तो आप जानने की कोशिश करना एक बार। जैसे यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स इधर लगा हुआ है, मतलब इधर मूव होगा ये, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में ये लगेगा इधर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, ये लो, ऐसे बना दिया, ठीक। अब ये फ्रिक्शन, इसमें ये जो फ्रिक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा, इसके नॉर्मल पे। तो नॉर्मल कहां पर है, देखो इसका कांटेक्ट जो फोर्स है, इसका जो कांटेक्ट है वो कहां पे हो रहा है, वो तुम समझ जाओ। सर इसका कांटेक्ट यहाँ पे हो रहा है नीचे, इस जगह, दिख रहा है ये रेड रेड, येलो लेते हैं, ऐसे करते हैं। तो ये मैंने येलो लाइन बनाई है, ये आपका कांटेक्ट है, इसका मतलब ये इसका नॉर्मल है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, इसके नॉर्मल पे, जहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू हो सकता है कुछ भी फिर, ठीक है। जैसे यहाँ पे है एक फोर्स इधर लगाया है, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू क्या आ रही होगी, यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू, अब इसके कंपोनेंट करना पड़ेगा आपको। तो देखो यहाँ पे कंपोनेंट क्या, हमने एफ साइन थीटा एफ कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ क्या है,
ये दोनों, ये n प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू किसके होंगे, mg के। तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको कि यहाँ पे जो n की वैल्यू आ रही होगी ना, वो क्या आ रही होगी, mg माइनस एफ कॉस थीटा। इस वाले फोर्स को माइनस करना पड़ेगा ना आपको, इस वाले फोर्स को उधर भेजना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो आप लिखोगे ना यहाँ पे, तो n प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू mg लिखोगे। तो इससे ये इक्वेशन लिखा आपने, ठीक। इसमें इसी को एक्सप्लेन किया है ये, नहीं इसका कुछ अलग है, देखिए। अच्छा, इसमें पुलिंग फोर्स इधर लगा हुआ है, एक थीटा पे फोर्स लगा हुआ है, देखो इधर, ये अप्लाइड फोर्स है, ये लगा हुआ है यहाँ पे। अब ये इधर फोर्स लगा हुआ है, तो इसका कंपोनेंट करना पड़ेगा आपको वापस से, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट ऊपर से। तो ये डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है इस बार, तो देखो इसकी डायरेक्शन डाउन है, मतलब इसी के कंपोनेंट किए हमने, ठीक। तो एक तो नीचे की तरफ डाउन करेगा और एक इधर की तरफ, इसी के करोगे ना। इसका एरो देखो, एरो, इसको ध्यान से देखो, इसका एरो, इसको दोबारा समझाता हूं, देखो इधर, ये जो फोर्स है वो इधर लग रहा है आपका, मतलब पुश कर रहा है, इसको पुश कर रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, इनको मत समझो तुम, तो इनको मत समझो, ठीक है, यही से समझते हैं इधर से। तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो इधर, इधर क्या आएगा आपका एफ कॉस थीटा, और एक ऊपर से आएगा क्या, एफ साइन थीटा। तो इस बार ये एफ साइन थीटा और एम जी एक डायरेक्शन में लग रहे हैं, डाउनवर्ड, और एन अपोजिट लगेगा इनके। तो इस बार एन की वैल्यू क्या लिखोगे तुम, एन इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा प्लस एम जी। समझ गए, इसका मतलब पुश करते हैं तो एन बढ़ जाता है, और जब पुल करते हैं तो एन घट जाता है। देखो इसमें, इस वाले में एन की इक्वेशन में एम जी माइनस एफ साइन थीटा आया, और इसमें एम जी प्लस एफ साइन थीटा आया, दिख रहे हैं ना दोनों केस। तो ये पुल था, ये पुश था, पुश करते टाइम एन बढ़ जाता है और पुल करते टाइम एन घट जाता है। क्यों, क्योंकि इसका कंपोनेंट में एरो ऊपर आता है, इसके कंपोनेंट में एरो नीचे आता है। नीचे आएगा तो ये भी ऐड होगा, ये भी ऐड होगा, किसके बराबर होगा, एन के, ऊपर की तरफ। समझे, एफबीडी बनाना सीख चुके हो तुम। चलो ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए भी देखो एन की वैल्यू ऐसे लिखेंगे, ओके। लाइक आपका वेज वाले क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए क्या होगा, बताओ किधर जाएगा, ये एम के कंपोनेंट कर लेते हो आप, एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा हमेशा फिक्स है, इधर ही आते हैं। तो फ्रिक्शन, ये मूव इधर हो रहा होगा, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की तरफ, तो आपका नॉर्मल इधर आएगा। अब नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, एम जी कॉस थीटा। इसका मतलब फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा इसमें, और फ्रिक्शन डिपेंड करता है नॉर्मल पे। तो नॉर्मल की वैल्यू क्या आई यहाँ पे, बताओ नॉर्मल की वैल्यू क्या आई, एम जी कॉस थीटा। सिर्फ नॉर्मल लिखना सिखा रहा हूं ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए, क्योंकि नॉर्मल आ गया तो फ्रिक्शन आ गया। आपको काम यही करना है कि ये देखना है मोशन किधर हो रहा है, मोशन की अपोजिट डायरेक्शन कौन सी है, और वहां पे उस फ्रिक्शन को निकालने के लिए नॉर्मल की वैल्यू क्या है, तो नॉर्मल निकालना आना चाहिए। जैसे ये केस है, अब एक दीवार है, दीवार पे ऐसे एक ऑब्जेक्ट चिपका हुआ है, तो एम जी नीचे, एफ एक्सटर्नल इधर लग रहा है, तो बताओ फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, लगेगा ऊपर। अब इस फ्रिक्शन की वैल्यू के लिए हमें नॉर्मल चाहिए, तो नॉर्मल इस बार mg के बराबर थोड़ी करोगे तुम, नहीं, नॉर्मल इधर लग रहा है और एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है। इसका मतलब n की वैल्यू इस बार f एक्सटर्नल के बराबर आएगी। समझ गए, तो फ्रिक्शन की वैल्यू नॉर्मल पे डिपेंड करती है, तो नॉर्मल आना चाहिए आपको। पहले फ्रिक्शन तो अभी लिखना सिखा दूंगा, पहले नॉर्मल तो लिखना सीखो तुम। नॉर्मल हमेशा कॉन्टेक्ट सरफेस से परपेंडिकुलर निकलना चाहिए, और वो नॉर्मल आ गया आपको तो आप फ्रिक्शन लिख दोगे, ठीक है। अभी कुछ नहीं करना, बाद में देखना, ये मैं अभी बताऊंगा। F इक्वल टू, इसका फॉर्मूला बताएंगे ना, दो टाइप के पढ़ के मैं बताऊंगा, तो म्यू इंटू एन करना है। तो सिर्फ आपके पास एन आ गया ना, तो आप फ्रिक्शन लिख दोगे। यहाँ पे क्या लिखोगे, म्यू इंटू एन, एन क्या है, एफ एक्सटर्नल,
बस ये करना है आपको। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी वही n, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू इंटू एन, तो म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू कितनी है, म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा। इसलिए बोल रहा हूं कि n जरूरी है, n निकालना आना चाहिए आपको, ठीक है। जैसे इस वाले केस में क्या हो जाएगा, n आ गया है तो f क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन, तो f क्या आएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी इसकी। अभी मैं बताऊंगा वो मैक्सिमम क्या है क्या नहीं, म्यू इंटू एम जी प्लस एफ साइन थीटा, ठीक है। इस वाले में क्या लिखेंगे बताओ, म्यू इंटू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। मतलब आपका काम इतना सा रह गया है कि आपको सिर्फ नॉर्मल लिखना है, फ्रिक्शन इजीली लिख पाओगे फिर, समझ गए। तो सारे केसेस के मैंने यहाँ पे फ्रिक्शन लिखना सिखाए हैं तुम्हें। अब देखेंगे हम इसके टाइप्स कि ये कितने टाइप के हैं। ये म्यू इंटू एन कहां से आया, जो बोल रहा हूँ ना म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन फ्रिक्शन का फॉर्मूला वो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप खुद से एक बार स्क्रीन रोक के पढ़ो और सोचो कि एक्चुअल में क्या होगा, क्या तुम स्लिप होगे या नहीं होगे। वाई डू वी स्लिप ऑन द मडी रोड, और नीचे वाला स्टेटमेंट का भी आंसर तुम देना। अभी मैं डायरेक्ट फ्रिक्शन के टाइप्स पे आता हूं, ठीक है। देखो फ्रिक्शन के दो टाइप्स होते हैं, ठीक है, एक तो स्टैटिक फ्रिक्शन और एक काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऐसे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक। ऐसे एक ब्लॉक रखा हुआ है और आपने इधर की डायरेक्शन पे, ये कोई रोड पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। आपने इधर से फोर्स लगाया, एक फोर्स लगाया, और यहां पे नीचे फ्रिक्शन भी था, ठीक है ना, नीचे फ्रिक्शन भी लगा हुआ था। तो इसमें होता क्या है कि पहले तो क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है। अब यहां पे मान लो ये 10 केजी का ब्लॉक था, ठीक है, 10 केजी का ब्लॉक था, तो इसका वेट कितना आएगा, 10 इंटू 10 mg लगेगा, 10 इंटू 10 इसका मतलब 100 न्यूटन, तो इसका नॉर्मल कितना आ जाएगा सर, mg के बराबर, तो ये n ही आ गया आपका। अब जो फ्रिक्शन होता है ना, वो फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन। अच्छा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन इनका फॉर्मूला यही रहता है, बट एक्चुअल में फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है कि ये रुकी हुई चीजों पे लगता है और ये धीरे धीरे जितना आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो ना, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करता रहता है, ठीक है। अब इसकी ये लिमिटिंग वैल्यू आती है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है म्यू इंटू एन। अब मान लो यहाँ पे म्यू होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो मान लो उसकी वैल्यू आपको दे रखा है, वो मान लिया आपने कि उसकी वैल्यू 0.5 है या फिर 0.2 है या 0.5 है, मान लो 0.2 ही ले लेते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करेगा दोनों सरफेस के बीच का, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ये डिपेंड करता है दोनों सरफेस के भी बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स कितना है, तो म्यू की वैल्यू वहां से डिसाइड होती है। मान लो म्यू की वैल्यू 0.2 है, तो बताओ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, स्टैटिक फ्रिक्शन की म्यू इंटू एन होती है, ध्यान रखना, म्यू इंटू एन। क्या एन आपने निकाल लिया, 0.2 है और एन आपने 100 निकाल लिया, तो ये बताओ कितना आया, 20 न्यूटन आ गया। अब ये वो वैल्यू आई है फ्रिक्शन की कि इससे पहले इससे कम फोर्स पे तो ये हिलेगा भी नहीं। अब एग्जांपल से समझो, जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट पे इन दोनों के बीच में इसका वेट 100 है, तो 100 न्यूटन नीचे लग रहा है, ठीक है, और एन की वैल्यू 100 आई, मैंने फोर्स इधर से लगाना स्टार्ट किया। अब इधर से फोर्स लगाना स्टार्ट किया, अब इसकी फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, म्यू इंटू एन करके कितनी आई, 20 न्यूटन। अब इसका मतलब है कि ये लिमिटिंग वैल्यू है, ये स्टैटिक और काइनेटिक के बीच में आता है एक पॉइंट, उस पे आती है लिमिटिंग वैल्यू, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 20 न्यूटन।
अब 20 न्यूटन मैक्सिमम का मतलब ये है कि आपने मान लो 5 न्यूटन फोर्स लगाया, तो ये किसकेगा? नहीं, इनके बीच में फ्रिक्शन 20 तक है, तो ये 5 न्यूटन लगाने पे ये नहीं खिसकेगा। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हुई? 20? नहीं, 20 नहीं होगी। ध्यान रखना, सेल्फ एडजस्ट करता है। आपने 5 न्यूटन लगाया तो वो उधर की डायरेक्शन में 5 न्यूटन लगाता है। आपने फिर 10 लगाया तो वो भी 10 लगेगा, लेकिन हिलेगा नहीं। वो सेल्फ एडजस्ट करता है, एक्सटर्नल फोर्स के साथ सेल्फ एडजस्ट करता है कि भाई तू इतना लगा, मैं भी इतना लगाऊंगा। ठीक है, फिर उसने 15 न्यूटन लगाया तो उसने भी फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में 15 न्यूटन लगाया, सेल्फ एडजस्ट होता रहा। फिर वो 20 न्यूटन लगाया तो वो भी अपना 20 न्यूटन लगाया कि भाई हाँ ठीक है, 20 न्यूटन तक सेल्फ एडजस्ट करता रहता है। वो फ्रिक्शन कौन सा है? आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक, ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू है, ध्यान रखना। लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोल देते हैं इसको, कि 20 न्यूटन तक वो सेल्फ एडजस्ट करता है, उससे पहले पहले स्टैटिक फ्रिक्शन, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू पे आ गया वो, तो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब उसके बाद में तुमने मान लो 25 न्यूटन लगाया या 21 न्यूटन, 21 न्यूटन भी लगाया आपने या 22 न्यूटन लगाया, तो वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे समझ गए? ये ऐसे 20 न्यूटन लगाया तो ऐसे चलना स्टार्ट हो जाएगा वो आपसे। तो अब भी उनके बीच में फ्रिक्शन तो है, हाँ है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन अब कितनी वैल्यू लग रही होगी? वो भी उसके आसपास ही लगती है, थोड़ी सी कम लगती है बस, ठीक है। तो वो जो फ्रिक्शन लग रहा होता है जब वो मोशन में आ जाते हैं, 22 न्यूटन पे जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ गए? तो ध्यान रखना, स्टैटिक फ्रिक्शन पहले सेल्फ एडजस्ट करता है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक सेल्फ एडजस्ट ही करता है, मैक्सिमम वैल्यू पे जाते ही उसको बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन से भी ज्यादा वैल्यू लग रही है एक्सटर्नल फोर्स की, तो वो मोशन में आ जाता है, उस टाइम काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। और काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला भी ध्यान रखना, F इक्वल टू म्यू के इंटू एन होता है, और इसमें फॉर्मूला होता है म्यू एस इंटू एन। सिर्फ दो छोटे छोटे अल्फाबेट्स का डिफरेंस है, ये म्यू एस है और ये म्यू के है। ठीक है, म्यू एस मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए कोफिशिएंट, और म्यू के मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए कोफिशिएंट। और म्यू के और म्यू एस लगभग लगभग बराबर ही दे रखे होते हैं, नहीं दे रखे होते मान लेना। और इफ दे रखा है तो म्यू एस और म्यू के थोड़ा सा कम होता है म्यू एस के, क्योंकि वो चलने लग जाता है ना, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स कम लगने लग जाता है, तो म्यू क्यू की वैल्यू थोड़ी सी कम आती है, थोड़ी सी कम, ध्यान रखना। म्यू के की वैल्यू थोड़ी सी कम होती है म्यू एस से, ठीक है। और म्यू के म्यू एस क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट्स। ओके, चलो। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया उसमें समझ जाना कि पहले तो सेल्फ एडजस्ट करता है, इधर एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो इधर फ्रिक्शन लगेगा, और फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्ट कर रहा होता है। कहां तक करेगा? 20 न्यूटन तक। 20 न्यूटन के बाद में आपने 22 न्यूटन लगाया तो ये चलना स्टार्ट हो जाएगा, और वहां पे जो काम कर रहा होगा वो म्यू के एफ के काम कर रहा होगा, एफ के मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन काम कर रहा होगा। उसका भी फॉर्मूला म्यू के इंटू एन ही है, बट म्यू के की वैल्यू अलग होती है। आ जाओ, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन जो मैंने समझा दिया है, काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू इंटू के। ओके, याद रह जाएगा, याद रखना है इसको, ठीक है। ये चीज है, और इसकी लिमिटिंग वैल्यू ये है, इसको एफ एल बोल देते हैं, म्यू एस इंटू एन, ठीक है। और ये इससे पहले ये सेल्फ एडजस्ट करता रहता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू एफ एल के बराबर हो सकती है, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ है ना, सेल्फ एडजस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, समझ गए? मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू के बराबर हो जाती है, उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल देते हैं, मतलब स्टैटिक का ही पार्ट आ गया है। ओके, समझ गए? चलो, अब इसके कुछ और इसका डायग्राम देख लेते हैं एक बार। तो देखो, मैंने बताया था ना आपको कि ये 5 न्यूटन तक, मान लो आपने अप्लाइड फोर्स 5 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन भी 5 न्यूटन लगा। आपने 10 लगाया तो 10 लगा, आपने 15 लगाया तो वो भी 15 लगा। आपने जैसे ही 20 न्यूटन लगाया तो वो 20 न्यूटन लग गया, तो ये लिमिटिंग वैल्यू आ गई इसकी, ये 20 पे था, ठीक है। तो उससे पहले पहले अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स के बीच में लीनियर ग्राफ आता है ऐसा, ये ध्यान रखना। यहाँ पे एफ एस बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन है यहाँ पे। बट उसके बाद में मान लो थोड़ा सा कम होता है, मतलब आप 21 न्यूटन लगाने के बाद में आप वापस 20 न्यूटन भी लगा रहे होंगे ना, तो भी बॉडी चल रही होगी, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन
म्यू के की वैल्यू थोड़ी कम होती है, तो मोशन के टाइम पे इंटरमोलिकुलर फोर्स कम हो जाते हैं, तो उससे फ्रिक्शन उतना काम नहीं कर पाता है, तो थोड़ी सी वैल्यू कम होगी तो भी, लेकिन वो कांस्टेंट लगती रहेगी। अब वो वैल्यू सेल्फ एडजस्ट नहीं करती। अब मान लो तुम्हारा एफ के की वैल्यू, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मान लो ये आ गई 20 न्यूटन आ गई या 21 न्यूटन आ गई, ऐसा मान लो, ठीक है। तो अब तुम अप्लाइड फोर्स, जो अप्लाइड फोर्स है या एक्सटर्नल फोर्स है, वो 22 करो, 25 करो, 30 करो, कितना ही करो, ये फिक्स हो चुकी है, ये कांस्टेंट हो चुकी है। मतलब आपका जो ग्राफ है वो ऐसा चलेगा, वो चेंज नहीं होगी फिर, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन में ये डिफरेंस है। बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सिर्फ और सिर्फ जो भी मैंने एनएलएम में सारे टॉपिक पढ़ाए उनमें एक ही काम करना है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगाना है, ठीक है। चलो आओ सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखा है, म्यू के की वैल्यू, म्यू एस की वैल्यू दे रखा है, म्यू के की वैल्यू दे रखा है। ये बोल रहा है 1 न्यूटन लगाएंगे तो क्या होगा, 1.96 न्यूटन लगाएंगे तो क्या होगा, और एफ की वैल्यू 2.5 लगाएंगे तो क्या होगा। ओके, चलो तो हम पहले लिमिटिंग वैल्यू पता करते हैं, और 1.96 है, इसका मतलब जी की वैल्यू आप 9.8 लेना, ठीक है। तो बताओ 1 केजी का ब्लॉक है ना, एम जी कितना लगा, एम जी लगा सर 1 इंटू 10, 10 न्यूटन, 9.8 लो, 9.8 लिया तो 9.8 न्यूटन लग रहा है सर, ठीक है। तो एन की वैल्यू कितनी आई, इतनी, नॉर्मल की वैल्यू इतनी आई, ठीक है। अब हम बात करेंगे पीछे कि सर इसकी लिमिटिंग वैल्यू पता कर लो पहले। लिमिटिंग वैल्यू होती है म्यू एस इंटू एन, कि इसकी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, म्यू इंटू एन। तो म्यू की वैल्यू दे रखा है 0.2, म्यू एस की वैल्यू है ना, और एन की वैल्यू आपकी 9.8, तो ये कितना आया 1.96, इसका डबल करोगे ना तो 19.6 आएगा, मतलब पॉइंट लगाओगे तो 1.96, 1.96 न्यूटन लग रहा है इसका, ठीक है। ओके, अब बताओ यहां पे पहला केस है आपका कि आपने एक्सटर्नल फोर्स 1 न्यूटन लगाया, तो क्या ये चलेगा? अरे भाई नहीं चलेगा, क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू ही कितनी है 1.96, इससे कम पे तो चलेगा ही नहीं है, मूव नहीं होगा। तो यहां पे मूव नहीं होगा, नॉट मूव, और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1 न्यूटन के बराबर। पता है ना क्यों? फ्रिक्शन की वैल्यू 1 न्यूटन क्यों आई? क्योंकि जितना फोर्स लगाते हैं उतना ही सेल्फ एडजस्ट करता है, मूव नहीं होता लेकिन एडजस्ट तो करता है। अरे फ्रिक्शन तो लग रहा है ना, तो उसकी वैल्यू कितनी हुई 1 न्यूटन के बराबर, चला नहीं है, स्टैटिक फ्रिक्शन में सेल्फ एडजस्ट करता है, ठीक है। सेकंड देखो इसका, सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट में है 1.96 के बराबर लगा दिए तो ध्यान रखना f की वैल्यू यदि 1.96 के बराबर लगा दी आपने तो जस्ट स्टार्ट होगा ये, जस्ट मूव, और फ्रिक्शन की वैल्यू उसी के बराबर। देखो एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग फोर्स के बराबर लगा दिया, तो मतलब ये वो फोर्स है जहां पे जस्ट स्टार्ट होने वाला है, जस्ट चलने वाला है, ठीक है। मतलब लिमिटिंग की मैक्सिमम वैल्यू पे आ गया है कि अब तो ये चलेगा ही, जस्ट मूव होने वाला ही है, इतना फोर्स लग चुका है, ठीक है। तो ये जस्ट मूव के लिए, और यहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू, फ्रिक्शन की वैल्यू एफ एल के बराबर हो जाएगी, एफ एल मतलब 1.96 न्यूटन के बराबर ही रहेगी। मतलब ये जस्ट मूव वाली कंडीशन आ गई है कि अब जस्ट चलने वाला ही है, ठीक है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आ गया है। सी पार्ट में देखो, सी पार्ट में क्या होगा, एफ की वैल्यू 2.5 न्यूटन है, तो 2.5 न्यूटन, अरे ये तो भाई आपका फ्रिक्शन से ही ज्यादा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है ना। फ्रिक्शन कितना लग रहा था 1.96, तो 1.96 तक ही रोक सकता है वो, उससे ज्यादा लगाओगे तो वो चलने लग जाएगा, और वहां पे उनके बीच में क्या काम करने लग जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। इसका मतलब अब वो केस आ गया है कि आपकी बॉडी पर इधर फोर्स लग रहा है, अलग कलर से समझाते हैं इसको,
कि आपकी बॉडी पे कितना लग रहा है, 2.5 न्यूटन लग रहा है, और फ्रिक्शन जो है पीछे की तरफ लग रहा है। लेकिन कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, अब तो मूव होगा, अरे एफ से ज्यादा है अब तो मूव होगा, ये मूव होगा, तो यहाँ पे फ्रिक्शन कौन सा काम करेगा, एफ के, यहाँ पे एफ के काम करेगा। इसका मतलब म्यू के इंटू एन, ये काम करेगा। अच्छा, म्यू के इंटू एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अच्छा यहाँ पे दे रखा है आपको म्यू के कितना है 0.15, इंटू एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है सर कितनी आई थी यहाँ पे 9.8, 9.8 एफ के। अब जो भी वैल्यू आ रही होगी वो यही फ्रिक्शन लगता रहेगा आगे, चाहे कितना ही फोर्स आए। समझ गए, 1.47 ये वैल्यू आएगी। तो अब जो फ्रिक्शन लग रहा होगा ना वो 1.47 ही लग रहा होगा, क्योंकि 1.96 न्यूटन के बाद में आप एक्सटर्नल फोर्स कितना ही लगाते जाओ, बट ये कांस्टेंट हो गई है वैल्यू। समझ गए, तो पहले वाले केस में ध्यान रखना, पहले केस में फ्रिक्शन की वैल्यू सेल्फ एडजस्ट कर रही थी इसलिए 1 न्यूटन ही आया। सेकंड केस में फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू के बराबर आई, जो 1.96 न्यूटन आई वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू के बराबर आ गया था। और सी केस में, थर्ड केस में 2.5 न्यूटन लगने पे मूव हुआ है, तो एफ के लगने लगा, और एफ के कितना आया आपका 1.47 न्यूटन, ध्यान रखना, ठीक है। और ये देखो फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है यहाँ पे, इस एग्जांपल से भी समझ सकते हो। इसलिए तो हम जो ग्राफ बना रहे थे उसमें ध्यान से देखना, वो पहले तो सेल्फ एडजस्ट करता है, फिर थोड़ा सा ज्यादा जाता है लिमिटिंग वैल्यू, और लिमिटिंग वैल्यू से थोड़ा सा कम हो जाता है, उसके बाद में ऐसे चलता है। तो ये मानो ये वाला जो पॉइंट है ना आपका इधर, ये 1.96 का है, और ये वाला जो पॉइंट है ना अब तो कांस्टेंट ही रहेगा पूरा, तो ये 1.47 वाला है। तो ये है आपका एफ के, और ये था आपका एफ एल जिसकी वैल्यू 1.96 थी, तो उससे थोड़ा सा कम हो जाता है, ध्यान रखना, इसलिए वो थोड़ा सा ग्राफ ऐसा आता है। ओके, आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे अच्छे से, प्यार से। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और ये एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ठीक है, ये मेरी खोपड़ी हटाता हूँ। देखो ये होमवर्क है तुम्हारे लिए, ठीक है, इसको मैं करवाऊंगा कल, ठीक है, और एक ये होमवर्क है तुम्हारे लिए, तो इसको करना अच्छे से, प्यार से, ढंग से। और एक ये भी होमवर्क है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं, और इनको आप अच्छे से, प्यार से, ढंग से करो। यहाँ पे अपना लगभग चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब मैं होगा तो प्रॉब्लम्स के ऊपर लूंगा तुम्हारा, जो भी जितनी भी प्रॉब्लम्स रही है अपनी, ठीक है, समझ गए। इसमें अपना एक टॉपिक और रहेगा, 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स, है ना, मतलब प्रॉब्लम्स ही सारी, ठीक है, फ्रिक्शन से रिलेटेड लास्ट लेक्चर रहेगा अपना प्रॉब्लम्स। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपका समझ में आ गया होगा, और आज फ्रिक्शन भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इसको प्रिपेयर कर लेना, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।